वेलकम बैक। कराची की सूरत हाल अगर बेहतर हो रही है तो इसमें एक मरकजी क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी जाता है, क्योंकि मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची की सूरत हाल के बारे में समाअत कर रही है। कराची बदअमनी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 सालों से अहकामात दे रही है और अब वो इस बात को यकीनी बना रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा अहकामात कराची की सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से उस पर अमल हो और अमल होता हुआ नजर आए। इसीलिए ये समाअत मुसलसल जारी रहती है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 6 रुकनी बेंच, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कर रहे हैं, कराची में है, जहां पर आज एक बार फिर सनसनीखेज सरकारी एतराफ़ सामने आया। उसका ताल्लुक कराची में असलहा की फरावानी और मनशियात की फरावानी के हवाले से है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बात का सरकारी तौर पर एतराफ़ किया गया कि कराची के कुछ इलाकों में असलहा और मनशियात की मंडियां खुलेआम काम कर रही हैं। ये एतराफ़ सामने आया डायरेक्टर जनरल FBI इंटेलिजेंस मोहम्मद रियाज की जानिब से, जो कि एक बहुत अहम एहलकार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कहा कि कराची के सोहराब गोट और यूसुफ गोट में मनशियात, असलहा और स्मगलिंग के सामान के गोदाम बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कराची के सोहराब गोट, यूसुफ गोट और उसके साथ अफगान खैमा बस्ती से मनशियात और दीगर सामान शहर में भी पहुंचता है और यूरोप तक में स्मगल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा कस्टम के पास यहाँ कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं है, हसास इलाका है, ऑपरेशन और कस्टम चेक पोस्ट कायम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि कस्टम पास ये मालूमात ज़रूर है, कस्टम इंटेलिजेंस के पास, कि यहाँ पर असलहा और मनशियात की मंडियाँ काम कर रही हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की उसके पास सलाहियत नहीं है। रद्द-ए-अमल हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 6 रुकनी बेंच में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकशाफ के बाद ये भी कहा कि आलमी एजेंडे के तहत स्मगलिंग होती है, सारा मुल्क असलहे से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि कस्टम, कोस्ट गार्ड, मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस सब मिले हुए हैं, इनकी मौजूदगी में तो असलहे की स्मगलिंग मुमकिन ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काम करने के इरादे ही नहीं, ये इदारे मरी हुई रूहें हैं। उन्होंने कहा DG ANF मेजर जनरल जफर लिख कर दे कि कराची में मनशियात का कारोबार नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बड़े स्मगलर्स कराची के पोश इलाकों में रह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि कराची के लियारी में सबसे ज़्यादा मनशियात के स्मगलर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सारी एजेंसीज़ और इदारे एक हो जाएं तो गारंटी देते हैं कि कराची में एक भी गोली नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि FBI इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बुनियाद पर चेयरमैन FBI, रेंजर्स और आर्मी को कराची के सोहराब गोट, यूसुफ गोट और अफगान बस्ती में ऑपरेशन की दरख्वास्त कर सकते हैं और इसमें आर्मी से भी दरख्वास्त की जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इन अहकामात में और अपने ऑब्जर्वेशंस में इस हवाले से सनसनीखेज एतराफ़ के बाद उन्होंने कहा। दूसरी जानिब ये बात बहुत अहम है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के बाद लॉ एंड ऑर्डर की एक मीटिंग हुई, जिसकी सदारत सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने की और जिसमें इस बात का जायज़ा लिया गया कि गैर कानूनी असलाह के ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत की मुहिम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। इस पूरी मुहिम के नतीजे में कराची जैसे शहर में कुल मिला के 14 या 15 हथियार सरेंडर किए गए और इसका मतलब ये है कि दसियों हज़ारों अगर लाखों नहीं हथियार तो अब भी लोगों के पास मौजूद हैं, जिनका या तो जाली लाइसेंस है या कोई लाइसेंस नहीं है। आज हुकूमत सिंध कह रही है कि वो कर्फ्यू लगा के घर घर जाके इन असलाह की तलाशी लेगी और इसके लिए बहुत जल्द मुहिम शुरू की जाएगी और जब ये मुहिम शुरू की जाएगी उसका कोई नतीजा निकलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस काबिल ज़िक्र कार्रवाई और इस इंतहाई अहम एतराफ़ के हवाले से हम बात करते हैं और इसके लिए हम जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक मोइन सिद्दीकी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस अहम समाअत की कवरेज भी की। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मोइन। ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची में असलहा और मनशियात की इन मंडियों के बारे में क्या एतराफ़ किया गया, क्या तफसीलात सामने आई? जी, सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में यहाँ आज समाअत कर रही थी कराची बेअमनी केस की, उसमें ख़ास तौर पर कराची में जो स्मगलिंग हो रही है असलहे की और उसके साथ ही मंशियात जो यहाँ पहुँच रही है उसके बारे में बड़ी गहराई से इसका मुताला किया गया, जायज़ा लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शदीद मायूसी का इज़हार किया, ख़ास तौर पर वफाकी इदारों पर जिसमें मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, एंटी नारकोटिक फोर्स है और उसके साथ कस्टम्स और उसके साथ
साथ ही जो कस्टम के साथ जो दीगर इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी पर काफ़ी सवालात उठाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उसमें ये भी कहा गया कि जो असलहा और जो मुंशियात कराची में जो लाई जा रही है और यहाँ से जो आगे भेजी जा रही है, उसके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही इन इदारों की जानिब से, जबकि एंटी नारकोटिक फोर्स और कोस्ट गार्ड और उसके साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को ये बताया गया कि ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने खासी तनकीद की इनकी कारकर्दगी पे और उनको बताया कि आप जो समझ रहे हैं कि ये आपके इख्तियारात नहीं है या वापस ले लिए गए हैं, वो इख्तियार के पास आपके मैंडेट के तहत मौजूद हैं, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में आज डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस FBI जो मोहम्मद रियाज हैं, उन्होंने बताया कि सोराब कोट और यूसुफ कोट ये वो इलाके हैं और इससे मुल्का अफगान बस्ती यहाँ पर असला और मुंशियात लाकर डंप की जा रही है और यहाँ से ये मुंशियात दीगर मुल्कों के साथ ही शहर में भी फैलाई जा रही है। उनका कहना था कि यहाँ पर जो भी कार्रवाई है या ऑपरेशन है वो करने की अहलियत या इस्तात नहीं है कस्टम के पास। इसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए जिसके लिए ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा असलहे और उसकी ज़रूरत है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स पास किए कि FBI के चेयरमैन को ये रिपोर्ट जब गई थी तो उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और कार्रवाई करते हुए उनका ये उनके पास ये इख्तियार भी है कि वो दरख्वास्त कर सकते थे आर्मी से और रेंजर से हमले के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ थे। लेकिन मामला क्या है कराची के इन इलाकों में कि ये कराची के मज़ाफ़ात में सुपर हाईवे से मुंसलिक अफगान बस्ती, सोहराब गोट, यूसुफ गोट के वो इलाके जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कहा गया कि ये खित्ते में असलहा और मंशियात की सबसे बड़ी मंडियाँ हैं। कराची भर में असलहा यहाँ से आता है, तकसीम किया जाता है और यहीं से मंशियात भी तकसीम की जाती है। इस शहर कायद में भी और दुनिया में भी यहीं से स्मगल की जाती है। इन इलाकों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे खुसूसी अफजल नदीम डोगर ने। अफजल, ये जो नाम आए हैं सोहराब गोट, अफगान बस्ती, यूसुफ गोट और यहाँ पे असलहा और मंशियात की मंडियाँ, इन इलाकों के बारे में हमारे पास क्या मालूमात हैं? जी कामरान साहब, तीनों इलाके एक लिहाज से काफ़ी बदनाम इलाके तस्वर किए जाते हैं। खासतौर पर सोहराब गोट का इलाका जो है वो तकरीबन 3 दहाई पहले तक काफ़ी वहाँ पर मनशियात की बहुत बड़ी मंडी थी पाकिस्तान लेवल पे। उसके बाद जो है वहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई, ऑपरेशन हुए, वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हुई, लेकिन अभी भी फिर वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह अफगान बस्ती जहाँ पर अफगान पनाहुद्दीन आबाद थे वो अभी बहुत पूरी एक आबादी बन चुकी है। वहाँ पर मनशियात के साथ साथ वहाँ पर असला स्मगलिंग और इस तरह की चीज़ें जो एलिमेंट्स वो मौजूद हैं। यूसुफ गोट है, यूसुफ गोट के इलाके में जो है वहाँ पर भी मनशियात का एक बहुत बड़ा अड्डे मौजूद हैं। वहाँ पर ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के रास्ते जो मनशियात वहाँ पहुँचती है वो वहाँ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाती है। इन तीनों इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयाँ तो की हैं, रेंजर्स भी इन इलाकों में गई है, पुलिस ने भी कार्रवाइयाँ की हैं, ताहम वो मौसर कार्रवाई नहीं हुई। वक्त के साथ साथ लोग अपने आप को मजबूत करते चले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल नदीम डोगर हमारे साथ थे। कमर्स ब्रेक और उसके बाद अमन अमान के हवाले से एक और मामला। सिंध भर में, अंदरून सिंध में धमाके हो रहे हैं और 24 घंटों में अब तक 42 धमाके हो चुके हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म तरीके से एक साजिश लगती है कि सिंध के अमन व अमान को तबाह बर्बाद किया जाए और अफरा तफरी पैदा की जाए। हुकाम ने इस सिलसिले में क्या मालूमात जमा की है आपको बताएंगे कमर्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल अंदरून सिंध में ख़ास तौर पर छोटे शहरों में एक पुरअसरार कार्रवाई देखने में आई थी जब सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्रैकर धमाके या बम धमाके होने शुरू हो गए थे। हैदराबाद से लेकर लाड़काना तक कल रात को चंद घंटों के दौरान 33 धमाके सुने गए थे और इसमें हलाकतें भी, एक हलाकत हुई थी हैदराबाद में, कोटरी में 3 गाड़ियों को भी आग लगाई गई थी। मुनज़्ज़म कोशिश थी कि अफरा तफरी फैलाई जाए और इसको जारी रखा गया आज सुबह भी। और आज सुबह के चंद घंटों के दौरान 9 धमाके हुए जिसमें एक बार फिर दादू में हमले हुए जो कल भी हुए थे। 4 धमाके आज दादू में हुए। मीरपुर खास आज शामिल किया गया, इसमें 4 हमले हुए। कल इस मीरपुर खास में हमला नहीं हुआ था और आज जामशोरों में एक धमाका हुआ और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के करीब जो है ये धमाका सुना गया था।
اس کے جواب میں آج پولیس نے کارروائی کی اور سب سے مؤثر کارروائی آپ جامشوروں میں سندھ یونیورسٹی ہاسٹلز میں کی گئی، جہاں سے گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی صورتحال کے نزدیک سندھ میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے اور سندھ یونیورسٹی میں ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے تھے۔ اس کا نوٹس لیا ہے حکومت سندھ نے، اس میں حرکت میں آئی ہے اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کل رات بھی احکامات جاری کیے تھے اور آج اس سلسلے میں تفصیلی اجلاس کے دوران اس کے حوالے سے مؤثر کارروائی کے احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ کل سے اب تک ہونے والی کارروائی میں حکام نے کیا لگایا ہے اور اس کے خلاف کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حکومت سندھ کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب شرجیل میمن نے۔ بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، آپ بتائیے گا کہ کل سے لے کے اب تک یہ 42 دھماکے ہوئے ہیں پورے سندھ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک منظم کوشش اور ایک سازش کے تحت افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں کیا معلومات جمع کی ہے حکام نے اور اب تک اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ہڑتال کی کال تھی، پھر اس سے ایک دن پہلے جس طرح سندھ کے مختلف علاقوں میں یہ کریکر دھماکے ہوئے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے آئی جی سندھ کو احکامات جاری کیے کہ ان ایلیمنٹس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے کافی جگہوں پہ ریڈز بھی کیے، کافی لوگوں کو مشتبہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ایک شخص لاڑکانہ میں گرفتار ہوا ہے جس کے پاس کریکر موجود تھا اور اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ تو چیف منسٹر صاحب کی یہ احکامات ہیں کہ جو بھی ایلیمنٹس جو کہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی دہشت گردی میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور پولیس جو ہے وہ ایکشن کر دی رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ شرجیل میمن ہمارے ساتھ ہے، صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات۔ پولیس حکام نے کہا کہ آج جو کارروائیاں کی گئی ہیں، جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا تعلق جی سندھ متحدہ محاذ سے بھی ہے، جس نے آج ہڑتال کی کال دی تھی۔ پروڈکشن آف پاکستان آرڈیننس جو دہشت گردی کے خلاف قانون جاری کیا ہے اس کے خلاف ہڑتال کی کال دی تھی، اور اس سے پہلے کل سے دھماکے ہونے شروع ہوئے تھے، جو کل سے لے کے اب تک 42 دھماکے ہوئے سندھ کے اندرون سندھ میں، جس میں ایک دھماکہ کراچی میں بھی ہوا تھا۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور پراسرار واقعہ اور انتہائی پراسرار حالات جو کہ اس وقت پنجاب کے چھوٹے شہر چیچا وطنی میں ہو رہے ہیں، جہاں پر ان خواتین پر حملے کیے گئے ہیں جو بازاروں میں جاتی ہیں، ان پر حملوں کی یہ خبریں اور تشویشناک یہ اطلاع ہم آپ سے شیئر کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کے ڈویژن ساہیوال کے ضلع چیچا وطنی میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، جس کا نشانہ تقریباً 2 درجن خواتین اب تک بن چکی ہیں جن پر حملے کیے گئے ہیں، چاقو سے حملے کیے گئے ہیں ان خواتین پر، چیچا وطنی کے بازار میں بھی اور ان علاقوں میں بھی جہاں پر یہ خواتین باہر نظر آئی ہیں۔ یہ واقعات تواتر سے اکتوبر کے مہینے میں دیکھنے میں آئے اور جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 25 خواتین کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یہ حملے چیچا وطنی کے مختلف علاقوں میں بھی ہوئے ہیں، جس میں ہاؤسنگ کالونی، احمد نگر، چیچا وطنی بلاک 8 اور کریسنٹ گھی ملز کے روڈ کے علاقوں میں واقعات ہوئے ہیں، جن میں خواتین پر حملہ آور نے چاقو سے حملے کیے ہیں، ان کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے چیچا وطنی کے علاقے میں، چیچا وطنی کے پورے ضلع میں سراسیمگی کی کیفیت ہے۔ یہ پورا واقعہ اور اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمارے کورسپونڈنٹ نے یہ بتایا کہ ابھی تک سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے ان حملہ آوروں کے اور اس کے مقصد کا، لیکن خواتین میں پورے چیچا وطنی میں اس حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کی مزید معلومات ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، ہماری کوشش تھی کہ چیچا وطنی سے کوئی اعلیٰ اہلکار ہمیں اس سلسلے میں تفصیلات بتائے، لیکن ہمارے ساتھ اب جوائن کیا ہے ملک اعجاز حسین جو ڈی ایس پی ہیں، چیچی کے پولیس اہلکار ہیں۔ ملک اعجاز حسین صاحب بتائیے کیا خبریں ہیں، یہ چیچا وطنی میں کیا ہو رہا ہے، یہ خواتین پر جو حملے ہوئے ہیں اس کے ملزمان کے بارے میں آپ کو کیا پتہ چلا ہے اور اس کی صحیح کیفیت کیا ہے؟ چیچا وطنی میں کوئی مغرب کی نماز کے بعد جو گلیاں ہیں کالونیز کی جہاں لیڈیز یا بچیاں عموماً رات کو سیر کرتی ہیں یا بازار سے واپس آتی ہیں، تو ایک یا دو جو اکیلی صورت میں اکیلی ہو یا 2 لڑکیاں عورتیں ہوں یا اپنے خامد یا بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں، اس کو ایک لڑکا نوجوان عمر کا 20-22-25 سال کا لڑکا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ پیچھے سے آتا ہے اور تیز دھار چھری چاقو یا ایسا کوئی نشتر ہے اس سے اس کے بازو پہ یا پیچھے بیک پہ یا ٹانگ پہ
वो कट लगाता है और फिर भाग जाता है अंधेरा का फायदा उठाते हुए। इसका मतलब है कि ये कोई जुनूनी टाइप या नफ्सियाती मरीज टाइप लड़का है। एक ही शख्स की एक ही उलिया सामने आ रहा है और एक ही शख्स की कार्रवाई है। इसमें ये 5-6 केस ऐसे हुए हैं अभी तक, तो जिनमें से हमने मुकदमात भी दर्ज किए हुए हैं और इस हवाले से हम पूरी उसमें वो कोशिश में हैं और एक्स्ट्रा हमने ड्यूटी भी गलियों में सफेद पार चाहते हैं, अपनी लेडीज फोर्स और यूथ विंग्स भी जो शहर की तंजीमें हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब से ये शुरू की जब से ये हमारे पास रिपोर्ट होने मुकदमे, उसके बाद से अल्लाह का फजल है कि अभी तक कोई ऐसी वारदात नहीं हो सकी और इंशाल्लाह ना ही होगी और जल्द इसको हम गिरफ्तार भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक एजाज हुसैन, DSP चीचावती हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे दहशतगर्द हमले जो पाकिस्तान में हालिया सालों में हुए हैं। उनमें जो खतरनाक तरीन दहशतगर्द हमले हुए उनमें से एक हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स बेस कामरा पे, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे हसास तैयारों पर हमला किया गया था। इन जासूस तैयारों पर कुछ शदीद नुकसान हुआ था। पाकिस्तान के खजाने को, एयरफोर्स को अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। अब इतलात ये हैं कि एयरफोर्स के 3 इंतहाई निचली सतह के मुलाजमीन को इसका जिम्मेदार करार दिया गया है, उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। इसके बारे में बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में हालिया सालों में होने वाले दहशतगर्द हमलों का शायद सबसे खतरनाक हमला गुज़श्ता साल हुआ था अगस्त के महीने में, जब पाकिस्तान एयरफोर्स बेस कामरा पे हमला किया गया था। दहशतगर्द पाकिस्तान एयरफोर्स बेस कामरा में दाखिल हुए थे और वहाँ पर खड़े हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के बल्कि पाकिस्तान की दिफा के सबसे अहम तैयारे एवॉक्स जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं उन पर हमला किया था, जिसमें एक तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, दूसरा भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। ये बहुत बड़ा नुकसान था और ये सिर्फ ये कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का नुकसान था, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। $1 अरब से ज़ायद के मालियत के तैयारे पाकिस्तान ने स्वीडन से हासिल किए थे, यानी कि तकरीबन 100 अरब रुपए का ये सौदा था जो इस दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसके बारे में मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट अभी तक पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं आई है। कौन इसका जिम्मेदार था और कौन इसका असल जिम्मेदार, कौन अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हुआ। लेकिन अब ये ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स 3 अपने मुलाजमीन का कोर्ट मार्शल कर रही है। उन पर इल्ज़ाम ये नहीं है कि उन्होंने हमला किया, बल्कि उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इन तैयारों की, इन 100 अरब रुपए मालियत के तैयारों की हिफाजत का सही इंतज़ाम नहीं किया था। इंतहाई 3 निचली सतह के पाकिस्तान एयरफोर्स के मुलाजमीन का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। इस सिलसिले में इत्तलात के मुताबिक सीनियर एयरक्राफ्टमैन शाहजेज खान, कॉर्पोरेट टेक्नीशियन मिर्ज़ा वसीम इकबाल और सीनियर टेक्नीशियन जफर अब्बास को का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अगर आप नुकसान का अंदाज़ा लगाएं और वाक़े की संगीनी का अंदाज़ा लगाएं तो उस हवाले से अगर इस पूरे वाक़े की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर इन 3 निचली सतह के मुलाजमीन पर थी तो ये अपने आप ही एक बहुत अहम मामला है और इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में अहम ट्रेजिडीज़ की जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता और ना ही कोई जिम्मेदारी आयद की जाती है, और अगर जिम्मेदार समझा जाता है तो इसी सतह के, निचली सतह के लोगों के। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में हमने कई बार इसका इजहार किया है और हमें ये बात सामने नज़र आई है, जैसे कि इस इंतहाई अहम वाक़े की बात है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान हुआ था। 100 अरब रुपए के हमने ये तैयारे हासिल किए थे जो इस दहशतगर्द हमले में तबाह किए गए थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।